स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अबाउट द महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। कैसे महात्मा गांधी ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया इन द इंडिया, कैसे उसको स्प्रेड किया। उसी को हम देखने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको एक सजेशन है कि आप पहला जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो हुआ था इंडिया में, जिसको बोला जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो आप ज़रूर देखें। और ये देखने के लिए आपको आई बटन ऊपर क्लिक कीजिए और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। तो क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है इंडिया में जनवरी 1915 में वापस आते हैं। वापस कहाँ से आते हैं? वो साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो उन्होंने लॉ को पढ़ा था इंग्लैंड से, लेकिन उसे प्रैक्टिस वो करते थे साउथ अफ्रीका में। क्योंकि वो जब साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिनके बाद उन्होंने एक नया टेक्निक सीखा ऑफ द प्रोटेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। इस तरह से वहाँ से उन्होंने बेसिक टीचिंग्स ली और फिर उसको जाके इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। और वो इंडिया को छोड़ के गए थे इन 1893। और जब वो छोड़ के गए थे इंडिया को तो उस टाइम इंडिया का सिनेरियो कुछ और था। और बाद में जब वो वापस आए 1915 में, तो उस टाइम इंडिया का सिनेरियो अब क्या हो गया था, अब हम आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब वो वापस आए तो क्या चेंजेस देखते हैं। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया था और उसकी ब्रांच जो है हर मेजर सिटीज़ और टाउन में स्प्रेड कर चुकी थी। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 से लेके 1907 तक अपनी एक बाउंड्री पे था, मतलब अपने एक जो है हायर लेवल पे पहुंचा हुआ था। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था मिडिल मैन को। ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग थे। और उस टाइम जो नए नए लीडर्स इमर्ज हुए थे, बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, देन बिपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। और ये तीनों को एक साथ बोला जाता था लाल बाल पाल। ये तीनों लोग जो हैं वो लोग मिलिटेंट ऑपोजिशन रन करते थे टू द कॉलोनियल रूल, यानी कॉलोनियल रूल के उलट ये लोग जो है एक मिलिटेंट ऑपोजिशंस को गैदर किए थे। ठीक है, कौन? लाल बाल पाल। और इनके अपोजिट एक और ग्रुप थी उस टाइम इंडिया में जिसको बोलते थे मॉडरेट ग्रुप। यानी ये एक तरह से अगर आप हिंदी में बोले तो लाल बाल पाल जो थे वो गरम दल वाले नेता थे, और जो आपके मॉडरेट ग्रुप थे यानी जो एकदम शांत रहने वाले लोग थे, जो ये बोलते थे कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेट करके हम अपने फ्रीडम को लेंगे, तो वो एक अलग ग्रुप इमर्ज हुआ था जिसमें सबसे बड़े नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। और आप अच्छे से एक और पर्सन को बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। 1915 में ऑलरेडी गांधी आ चुके थे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि उनकी पहली अपीयरेंस कब हुई थी लोगों के सामने, लोग कहाँ से उनको जानना स्टार्ट किए। तो सबसे पहला जो गांधी का पहला अपीयरेंस हुआ था, महात्मा गांधी का जो पहला अपीयरेंस हुआ था वो हुआ था एट BHU इन फरवरी 1916, जहाँ पे इनवाइटीज आए थे। वहाँ पे जो BHU जो था, वहाँ पे अलग अलग जगह से प्रिंसेस और जो फिलेंथ्रोपिस्ट वो पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है सोनू सूद को। उसी तरह के जो लोग थे उस टाइम आए थे उस मीटिंग में, जो मतलब जो वहाँ पे मीटिंग हो रहा था एट BHU, या आप कह सकते हो BHU में कोई एक तरह से सेरेमनी हो रहा था जिसके लिए सब आए हुए थे। तो उसी में प्रिंसेस आए थे, फिलेंथ्रोपिस्ट आए थे, और फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स आए थे ऑफ कांग्रेस। उनमें से एक थी एनी बेसेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वो कांग्रेस वाला वीडियो ज़रूर देखें ना। तो गांधी जो थे उस जो भीड़ में, वो BHU के भीड़ में वो एकदम अनजान थे, वो किसी को वहाँ नहीं जानते थे क्योंकि वो तो पहली बार आए थे साउथ अफ्रीका से। वहाँ पे वो एकदम अनजान इंसान की तरह गए थे। और जब गांधी का टर्न आया बोलने का तो वहाँ से सारे लोग उनको जानने लगे। उन्होंने एक ऐसा स्पीच दिया कि वहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सभी लोगों का आँख खुल गया। तो बेसिकली आप पूछेंगे ये स्पीच क्या था। बेसिकली इस स्पीच में गांधी जी यही बोलते हैं कि जो हम लोग अभी तक जितना भी स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोग जितना भी अपना स्ट्रगल्स कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि उसमें हम लोग सब लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक कुछ सेक्शन ऑफ अपर क्लास लोग ही उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो लोअर क्लास लोग हैं यानी जिनके पास कम पैसा है वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं।
तो अगर हमको नेशनल मूवमेंट को सफल बनाना है तो हम सबको एकजुट आना होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तभी जाके हम ये नेशनल मूवमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये जो स्पीच थी वो थोड़ा सा चुभी, जो लोग वहाँ पे आए थे उन लोग को चुभी जरूर, क्योंकि सब वहाँ पे बड़े बड़े राजघराने से आए थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। वहाँ पे कोई भी कॉमन पीपल नहीं था, कोई भी लोअर क्लास का लोग नहीं थे। तो बात तो चुभी, लेकिन लोगों को समझ में आ गया। तो वहाँ से गांधी जी का एक नया सफ़र स्टार्ट हुआ, लोग उनको जानने लगे, ठीक है। और फिर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है जिसके बाद उनका पॉपुलैरिटी है और भी बढ़ जाती है एक मूवमेंट के बाद। सो वो मूवमेंट क्या था? वो था चंपारण मूवमेंट। अब ये होता कैसे कि लखनऊ में वो एक सेशन अटेंड करते रहते हैं ऑफ द कांग्रेस, वहाँ पे पीजेंट आते हैं फ्रॉम द चंपारण जिनका नाम रहता है राजकुमार शुक्ला, ठीक है। वो बिहार के रहने वाले चंपारण डिस्ट्रिक्ट के थे और वो वहाँ जाते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं और कि कैसे वहाँ पे ट्रीट किया जाता है ऑफ द पीजेंट्स, और ब्रिटिशर्स कैसे हमें फोर्स करते हैं केवल आप इंडिगो ही उगाइए। उसके बाद क्या होता है कि 1917 में वो चंपारण जाते हैं जहाँ पे वो एक पीजेंट मूवमेंट में शामिल होते हैं, और ताकि वहाँ के जो पीजेंट है उनको लिबरेट किया जा सके फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है। उनसे आज़ाद करवाया जा सके, उनके प्रेशर से आज़ाद करवाया जा सके, उनको न्याय दिलवाया जा सके। तो इसके लिए वो चंपारण जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है 1917 के बाद इन 1918 गांधी जी जो है फिर उसके बाद 2 कैंपेन और लॉन्च करते हैं इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। सो गुजरात ही में 1918 में वो 2 और मूवमेंट, और या यूँ कह ले 2 और कैंपेन को लॉन्च करते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या है, अहमदाबाद में वो एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं जहाँ पे लेबर डिस्प्यूट रहता है, जो कि क्या होता है कि वो लेबर डिस्प्यूट में वहाँ के जो लेबर रहते हैं, बेसिकली जो अहमदाबाद के जो लेबर रहते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें एक बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए, मतलब हमें जो टेक्सटाइल मिल है उसमें काम करने के लिए एक अच्छा कंडीशन चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब ये मूवमेंट ख़त्म होता है तो वो एक अनदर मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं इन दी खेड़ा में एक नया मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहते हैं। सो वहाँ पे वो चाहते हैं थे कि जो रिमिशन ऑफ टैक्सेस हो जाए, मतलब जो टैक्सेस हैं उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों का हार्वेस्ट जो है जो उन्होंने बोया था वो फेल हो गया था ड्यू टू सम नेचुरल क्लैमिटीज़। सो 1917 से 1918 के बीच में वो 3 मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो हमने देखा चंपारण, दूसरा हमने देखा अहमदाबाद, तीसरा हमने देखा खेड़ा। ये तीनों चीज़ के बाद अब क्या होता है 1918 के बाद एक रॉलेट एक्ट आता है, और ये रॉलेट एक्ट क्या रहता है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इम्पोज किया जाता है। सो टेररिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज को कर्ब करने के लिए, मतलब एकदम दबाने के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलने के टाइम जो है एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करती है, जिसके अंडर जो है सेंसरशिप कर दिया जाता है प्रेस को, और किसी को भी पकड़ लिया जा सकता है बिना ट्रायल के, मतलब बिना आपको कोर्ट में ले जाए आपको डिटेन कर लिया जाएगा, आपको जेल में रख लिया जाएगा। तो ये जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आया था। और सेंसरशिप करने का मतलब क्या है, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ पब्लिश होगा प्रेस में वो गवर्नमेंट के सहमति से होगा, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही पब्लिश होगा। तो ये चीज़ था पहला चीज़ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, और इसको जो है ख़त्म हो जाना था आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या किए, इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करते गए, ठीक है। और इसको ये जो रिकमेंडेशन है ये कौन दिया था, सर सिडनी रॉलेट। इसी के वजह से जो है इनके नाम पे जो है रॉलेट एक्ट इसको रख लिया गया। गांधी जी के रिस्पॉन्स क्या थे इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट? तो सबसे पहले इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या किया कि कंट्री वाइड कैंपेन लॉन्च कर दिया ऑफ द रॉलेट एक्ट, मतलब रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है पूरे देश में जो है एक कैंपेन छेड़ दिया। नॉर्थ इंडिया हो वेस्ट इंडिया है, सब लोग जो है एक साथ आ गए, ठीक है। और सबको बोला उन्होंने कि हम लोग जो है अब क्या करेंगे, बंद का घोषणा करेंगे, सब चीज़ बंद रहेगा, शॉप स्कूल सब चीज़ बंद रहेगा इस रॉलेट एक्ट के रिस्पॉन्स में। और पर्टिकुलरली वो लोग गुस्सा थे सबसे ज़्यादा इस रॉलेट एक्ट से जो बाहर गए थे लड़ने के लिए, स्पेशली जो पंजाब से बहुत सारे लोग गए थे इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू फाइट फॉर द ब्रिटिशर साइड। तो जब वो लोग लड़ने गए तो क्या हुआ कि वो लोग ये सोच के आए थे कि अगर हम लोग लड़ के आते हैं तो हो सकता है कि हमको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन बदले में क्या मिला उनको, रॉलेट एक्ट मिला।
सो पर्टिकुलरली गुस्सा जो है इन लोगों के बीच और भी ज़्यादा था। नाउ गांधी जी जो है उनको भी डिटेन कर लिया गया जब वो पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब वो पंजाब जा रहे थे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया उसी उसी समय, क्योंकि रोलेट एक्ट में साफ लिखा हुआ था कि किसी को भी डिटेन कर दिया जा सकता है बिना ट्रायल के। नाउ सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा टेंस हो गया, और भी ज़्यादा सिचुएशन एकदम भयावह हो गया जब एक इंसिडेंट होता है अमृतसर में अप्रैल 1919 को। और ये क्या इंसिडेंट था? ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट था, जहाँ पे कुछ पीसफुल लोग जो हैं गैदर हुए थे एक जगह पे। क्या हुए थे? गैदर हुए थे। एक एरिया था छोटा सा जालियांवाला बाग जिसको बोला जाता है, वहाँ पे सब गैदर हुए थे। लेकिन ब्रिटिश फोर्स जो है अचानक से आई, और उसको लीड कौन कर रहा था? उसको लीड कर रहे थे जनरल डायर। और तड़ातड़ वो लोग क्या किए? गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण जो लोग भी वहां पे मौजूद थे सब ऑन दी स्पॉट मर गए। ये जो रॉलेट एक्ट है इसके कारण एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसको होना नहीं चाहिए था, जिसको बोला जाता है जालियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये हमारा फर्स्ट सीरीज था ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट विथ गांधी जी। नाउ इन नेक्स्ट सीरीज वी विल लुक अबाउट व्हाट इज नॉन कॉपरेशन एंड सो ऑन। सो यहीं तक आज रहने देते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।